रामदयाल जी की दोनों आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। एक आंख से तो पूरी तरह से उनको दिखना ही बंद हो गया। अब एक ही आंख ले देकर बची थी। उसके लिए भी वह अपने बेटे बहू से जब भी ऑपरेशन करवाने की बात करते कि बेटा मुझे एक आंख से दिखता नहीं है और दूसरी आंख में भी बहुत दर्द रहता है, पूरा दिन आंसू निकलते रहते हैं, अपने दिनचर्या के काम भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। पड़ोस के श्याम लाल जी बता रहे थे कि पास के ही शहर में आंखों के ऑपरेशन का एक कैंप लगा हुआ है। अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हैं। सुना है चित्रकूट से डॉक्टर आए हैं, तो तुम भी मेरी दूसरी आंख का। रामदयाल जी इतना बोल ही पाते हैं कि फोन पर बात कर रही उनकी बहू रेखा चिड़चिड़ाते हुए कहती है, देख नहीं रहा है कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ और तुम्हारा बेटा अपने लैपटॉप में काम कर रहा है, तो किसको तुम अपनी यह फालतू की बकवास सुना रहे हो? इधर हमारे पास तुम्हारे फालतू की बकवास सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम्हारा तो रोज का ही कुछ न कुछ हो गया है, कभी यह कर दो कभी वह कर दो। हम क्या यही सब करने के लिए बैठे हैं? जाओ चुपचाप से अपने कमरे में बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी आंख का। वैसे भी कानी आंख लेकर के पूरे घर में अब अपस्कुन करते रहते हो। सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लेती हूँ तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, पलट के अपने कमरे में चले जाओ। रामदयाल जी आशा की निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखते हैं कि शायद बेटा उन पर दया दिखाकर कुछ कहे, लेकिन बेटा भी कहता है, क्या बाबूजी, आपको तो घर में रोज न रोज कलह करने की आदत पड़ गई है। शांति से घर में बैठे नहीं रह सकते हो। सुबह शाम रोटियां खाने को मिल रही है, खाएं और भगवान का नाम जपे, लेकिन नहीं, हम सबको बीच में आकर के डिस्टर्ब करना है। निराश रामदयाल जी वापस से अपने कमरे में आकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने भी क्या किस्मत पाई है। एक तो इस बुढ़ापे पर मेरी जीवन संगिनी मेरा साथ छोड़कर चली गई, ऊपर से बहू बेटा भी ऐसे हैं कि जिनको अपने बूढ़े बाप की फिक्र ही नहीं है। चाहे वह कैसे भी रहे, कितनी भी तकलीफ सहन करता रहे, किसी को दिखाई नहीं देती है। दोपहर को बहू बेटा तैयार होकर के मॉल में घूमने जा रहे थे। बेटा एक अल्युमिनियम की प्लेट में खिचड़ी परोसकर अपने पिताजी के सामने दरवाजे से ही प्लेट को खिसका देता है और कहता है कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं, रात तक आएंगे। एक प्लेट खिचड़ी और रखी है रसोई के दरवाजे के बाहर, वह तुम्हारे रात के लिए है, अभी मत खा लेना। बेटे के बाहर जाने की बात सुनकर के रामदयाल दी झट से अपनी चारपाई से उठते हैं और अपने खूंटी पर टंगे हुए झोले में कुछ तलाश में लगते हैं। झोले से वह एक आंखों में ड्रॉप डालने वाली शीशी निकालते हैं जो कि पूरी तरह से खाली हो गई है। कांपते हुए हाथों से बेटे के पास लाकर कहते हैं, बेटा तुम बाहर जा रहे हो तो मेरी आंखों की ये दवाई लेते आना, खत्म हो गई है। इस दवाई की 2 बूंद डाल लेता हूं तो थोड़ा दर्द में राहत होती है, बहुत दिनों से खत्म हो गई है। तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन आज जा रहे हो तो बेटा ध्यान से लेते आना। बहू रेखा दवाई की शीशी को उठाकर के कचरे के डब्बे में चकचका कर फेंक देती है और कहती है, हमारे बाहर जाने के नाम से ही खर्च बताने लगते हो। अरे कुछ दिनों तक आंख में दवाई नहीं डालोगे तो मर थोड़ी ना जाओगे। थोड़ा बहुत दर्द होगा तो सह लेना, बुढ़ापे पर तो दुख तकलीफ लगी ही रहती है। हरीश कहता है, पिताजी एक आंख से दिखता नहीं है, दूसरी आंख में इतना दर्द होता है, लेकिन फिर भी चैन से नहीं बैठ सकते हो। पूरा दिन घर में इधर से उधर टहलते रहते हो। अरे खुद तो कुछ काम धाम करते नहीं हो, 4 पैसे भी नहीं कमाते हो, खर्च ही खर्च बताते रहते हो। लेकिन कम से कम हमें तो अपने काम करने दो, चुपचाप से अपने कमरे में बैठे रहिए। इतना कहकर के बेशर्मों की तरह दोनों घूमने के लिए निकल गए। बेटे बहू के जाने के बाद रामदयाल की बेटी शिल्पी उसी दिन घर आ जाती है। शिल्पी को अपने पिता की दयनीय हालत की बिल्कुल भी भनक नहीं है, क्योंकि भैया भाभी उसके सामने तो उसके पिताजी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जब कभी वह 2-4 दिन के लिए अपने मायके रहने आती है तब उसके भैया भाभी अपने उसके पिता को अच्छे से खाना भी खिलाते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, जिस वजह से वह अपने पिता की तरफ से पूरी तरह से बेफिक्र थी। हालांकि 2 साल पहले उसकी मां गुजर गई थी, अब पिताजी अकेले रह गए हैं तो उसे अपने पिता की ज्यादा चिंता रहती है। इसीलिए आज वह अचानक से अपने पापा से मिलने के लिए आ गई। बहुत दिनों से उसे अपने पापा की याद आ रही थी, इसलिए बिना बताए ही आ गई। वैसे तो हमेशा फोन करके आती थी। घर के दरवाजे से ही वह पिताजी पिताजी की आवाज लगाती हुई अंदर आई, पर पिताजी की आवाज ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वह तो चुपचाप से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे हैं। बहू ने कमरे से निकलने से मना किया है। घर के सारे दरवाजे पर, यहाँ तक कि रसोई पर भी ताला लगा हुआ है।
रसोई के बाहर एक प्लेट में ढकी हुई खिचड़ी रखी है, जो कि रामदयाल के लिए बहू बेटा शाम के लिए रख कर गए हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं आती है, तो वह भैया भाभी को आवाज देती हुई दरवाजा खटखटाती है। शिल्पी को थोड़ी घबराहट हो जाती है कि घर का मेन दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना ही कोई आवाज दे रहा है। फिर वह अपने पिताजी के कमरे के पास जाती है। खिड़की से झांक कर देखती है तो पिताजी तो कमरे में ही लेटे हुए हैं। वह आवाज देती है, लेकिन रामदयाल जी की आंख लग गई है। बेटी घबरा जाती है कि आखिर पिताजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। वह जोर जोर से दरवाजा पीटती है तो हड़बड़ा कर रामदयाल जी उठते हैं। उन्हें लगता है बहू बेटा वापस आ गए हैं। घबराते हुए दरवाजा खोलते हैं। सामने बेटी को देखकर के खुश हो जाते हैं। खुशी के साथ साथ ही उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अपने पिता के चेहरे को देखकर ही शिल्पी समझ जाती है कि मेरे पिता तकलीफ में है, कोई ना कोई बात जरूर है। क्या हुआ पिताजी, कोई बात है? अगर कोई बात है तो आप मुझे बताओ। और भैया भाभी कहाँ हैं? वह मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? एक के बाद एक कई सवाल शिल्पी अपने पिताजी से पूछ लेती है। हाँ बेटा, वह दोनों घूमने गए हैं, रात तक आएंगे। और तुम अचानक से कैसे आ गई? तुमने बताया भी नहीं कि आने वाली हो। हाँ पिताजी, बहुत दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी। 2 दिन से सपने में भी दिखाई दे रहे थे, तो सोचा एक बार तुम्हें देखकर आती हूँ। इधर आई तो कोई दिख ही नहीं, भैया भाभी भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे कुछ छुपा रहे हो? कोई बात है जो मुझे बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रामदयाल जी कहते हैं। शिल्पी जिद करने लगती है। नहीं पिताजी, आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। मैंने आज से पहले तो आपकी आंखों में कभी इस तरह से आंसू नहीं देखे हैं। रामदयाल जी बहाना बनाते हैं। वह मेरी आंख में दर्द हो रहा है ना, इसीलिए आंसू निकल रहे हैं। चलो, आंख में दर्द होता है तो एक आंख से आंसू निकलता है, लेकिन दोनों आंखों से आप क्यों रो रहे हैं? अपनी बेटी के सामने ज्यादा देर तक अपने दर्द को रामदयाल जी छुपा नहीं पाते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि बेटा, मेरी आंखों में 2 महीने से लगातार दर्द हो रहा है। एक आंख में तो पहले से ही दिखना बंद हो गया था, दूसरी आंख में भी मोतियाबिंद हो गया है। बेटा ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। ऑपरेशन तो दूर की बात है, एक छोटी सी दवाई भी नहीं लाता है। कहता है कि घर में तुम करते ही क्या हो, अब बुढ़ापे पर मैं क्या करूंगा? पूरी जिंदगी तो किया है और अब मुझे काम भी कौन देगा? इन बुई हड्डियों से अब काम बनता भी नहीं है। पास के ही शहर में आंखों के ऑपरेशन करने का एक कैंप लगा है। बेटे बहू से कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे तो डर ये लगता है बेटा, जब तक मुझे दिखाई दे रहा है मैं अपने काम खुद से कर लेता हूँ, और जिस दिन मुझे दिखना बंद हो गया तो मैं पूरी तरह से बहू बेटे पर आश्रित हो जाऊंगा। फिर तो मेरे लिए जीते जी नरक हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक जिंदगी है तब तक अपनी आंखों से देखता रहूं और अपने शरीर के काम धाम खुद से करता रहो। मुझे बहू बेटे पर आश्रित न होना पड़े। आज मैं आर्थिक रूप से बहू बेटे पर आश्रित हूँ तो मेरी ये दशा है। बेटा एक गोली या दवाई भी लाकर नहीं देता है। कल अगर मैं शारीरिक रूप से भी उन पर आश्रित हो गया तब तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। यही सोच सोचकर परेशान रहता हूँ। अपने पिता की बातें सुनकर के शिल्पी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, पिताजी यह सब बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी 6 महीने पहले रक्षाबंधन पर ही तो आपके पास आई थी। मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। क्या बताता बेटा तुम्हें? तुम्हारे सामने तो बहू बेटा हमसे अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। अगर तुमसे कुछ कहता तो बहू को लगता कि अपनी बेटी से हमारी चुगली कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। और फिर तुम भी संयुक्त परिवार में रहती हो, तुम्हारी भी तमाम जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हें अपनी तरफ से परेशान नहीं करना चाहता था। आपने मुझे इतना पराया समझ लिया पिताजी कि मैं आपके दुख तकलीफ में भी काम नहीं आऊंगी। ससुराल की जिम्मेदारियां अपनी तरफ है, लेकिन अगर मेरे पिताजी तकलीफ में है तो मैं ये भी नहीं सह सकती हूँ। माँ चली गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको देखने वाला कोई नहीं है। मैं हूं ना आपको देखने के लिए। और भैया भाभी ने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है। उन्हें इसका परिणाम वह कितना ही होगा, मैं उनको किए की सजा उन्हें जरूर दूंगी। जो उन्होंने आपको सिर्फ एक कमरे में बंद करके रख दिया है, आपकी दुख तकलीफ उन्हें दिखाई नहीं देती है। शिल्पी और रामदयाल जी एक दूसरे के गले लगाकर खूब रोते हैं। अरे मेरे पिता तो ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं जिनका समाज में बहुत नाम है। हमेशा दूसरों की मदद करने वाले हैं।
कभी किसी के लिए उन्होंने बुरा नहीं सोचा है। और भैया भाभी ने माँ के जाने के बाद आज मेरे पिताजी की ऐसी हालत कर दी है कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। वैसे तो शिल्पी अपने पिताजी को घंटे भर के लिए देखने आई थी, लेकिन अब वह अपने ससुराल में फोन करके कह देती है कि वह हफ्ते भर तक अभी अपने मायके में ही रहेगी। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। शिल्पी अपने पिताजी की दवाई की खाली शीशी लेकर पास के मेडिकल स्टोर में जाकर उसे ले आती है। रात को जब रामदयाल जी को भूख लगती है तो बेटी रसोई के दरवाजे के बाहर रखी खिचड़ी ले आती है। खिचड़ी ठंड हो चुकी है। वह उसको गर्म करना चाहती है, लेकिन रसोई में तो भाभी ताला लगा कर गई है। रात के 9 बजे एक हरीश और घर वापस आते हैं। घर में जब वह अपनी बहन शिल्पी को देखते हैं तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। शिल्पी को देखकर दोनों ही सब पका जाते हैं। हड़बड़ाते हुए हरीश कहता है, अरे शिल्पी, तुम बिना बताए कैसे आ गई? क्यों भैया बताकर आने से आपको कुछ तैयारी करनी होती है क्या? आज बिना बताए आने से मैंने जो देखा वह बताकर आने से मैं कभी नहीं देख पाती। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रेखा चिती हुई कहती है, मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमेशा मैं आपको बात कर आई थी तो आप मेरी आंखों के सामने पिताजी की देखभाल करने का झूठा नाटक करते थे, लेकिन आज बिना बताए आई हूं तो सारी कलई खुल गई है तुम्हारी कि तुम दोनों उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? रसोई में तक ताला डाल कर गए हो। पिताजी के घर में ही उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया है। जब हरीश और रेखा को लगता है कि उनकी बहन को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है तो फिर वह सोचते हैं, जब इसको पता चल ही गया है तो अब उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करने की क्या जरूरत है। रेखा आंखें तरेरते हुए कहती है, हाँ तो क्या करे, पूरे दिन उनकी तीमारदारी करते रहे घर पर बैठ करके, अपनी जिंदगी ना जिए और क्या कमी है इनको। इस घर में सुबह खिचड़ी बनाकर गई थी और रख कर भी गई थी। खाने के लिए कुछ भूखों को थोड़ी ना मार रहे हैं। घर में भूख को मारने से आपका क्या मतलब है? भाभी घर में अपने पिताजी को एक कमरे में कैद करके रख दिया है। उनके ही घर में कहीं भी आने जाने से मना कर दिया है। और भैया आपको शर्म नहीं आई पिताजी के साथ यह सब करते हुए? आपको दिखाई नहीं देता है पिताजी की आंखों में कितना दर्द हो रहा है? आंखें सूजकर लाल हो गई है और आप उनके आंखों का ऑपरेशन तक नहीं करा रहे हैं। कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन में जो आप इतना सोच रहे हैं? पूरे 5,000 खर्च हो रहे हैं इनके ऑपरेशन में। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 5,000 पिताजी के लिए खर्च कर सकूं। वाह भैया वाह, सही कह रहे हो। अपने माल घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन पिताजी के ऑपरेशन करने के लिए पैसे नहीं हैं। आपको याद दिला दूं, बचपन में आपके पेट में पथरी थी जिसके ऑपरेशन में 30,000 रुपए खर्च हुए थे। मम्मी पापा ने वह पैसे खर्च करने में एक पल भी नहीं सोचा था। मम्मी ने अपने सारे बचे बचाए पैसे पिताजी को दे दिए थे कि जाकर के हरीश का ऑपरेशन करवा दो, मेरे बेटे को इस दर्द से छुट्टी दिला दो। बेचारा दर्द से कराहता रहता है, मुझसे देखा नहीं जाता है। लेकिन आप सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करने के लिए आज इतना सोच रहे हैं। शिल्पी के मुंह से टकासा जवाब पाकर हरीश और रेखा तिल मिला जाते हैं। रेखा कहती है, अगर तुम्हें ऑपरेशन कराने का इतना ही शौक है तो तुम्हारे भी तो पिताजी हैं, ले जाओ अपने साथ, करा दो ऑपरेशन। शिल्पी कहती है, मैं तो अपने पिताजी का ऑपरेशन करा ही दूंगी, एक पल भी नहीं सोचूंगी। लेकिन तुम एक चीज का ध्यान रख लेना भैया कि पिताजी का ऑपरेशन करने का फर्ज तुम्हारा है, क्योंकि पिताजी की सारी प्रॉपर्टी, पैसे, घर, जमीन सब तुम ले रहे हो। मैं नहीं ले रही हूँ तो फर्ज भी तुम्हारा बनता है। जिस घर में तुम रह रहे हो ये घर भी पिताजी का बनाया हुआ है, और हर साल जिस जमीन के पैसे तुम ले लेते हो वह जमीन भी पिताजी की ही है। शिल्पी अपने भैया भाभी को सबक सिखाने के लिए धमकी देती हुई कहती है, ठीक है भैया, मैं कल ही अपने पिताजी को पास के अस्पताल में आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए ले जा रही हूँ। अगर मैं बेटे का फर्ज निभाऊंगी तो आगे आप खुद समझदार हैं, मैं भी फिर जमीन में हिस्सा मांगूंगी। हिस्से की बात सुनकर के हरीश और रेखा दोनों ही डर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो शिल्पी सच में पिताजी की जमीन और घर में हिस्सा मांगने लग जाए। आज के कानून के हिसाब से तो बेटियां भी मायके में अपना हिस्सा ले सकती है। इतना कहकर के शिल्पी अपने पिताजी के कमरे में चली जाती है। पिताजी आज आप आराम से सो जाए, सिर्फ आज का दर्द और सह लो, कल ही आपको मैं ऑपरेशन करवाने के लिए ले चलती हूँ। सुबह होती ही शिल्पी अपने पिताजी को अस्पताल ले जाती है।
ऑपरेशन में जितने भी पैसों का खर्चा आता है सारे पैसे शिल्पी खर्च करती है। अपने पिताजी के खाने के लिए फल और जूस ले आती है। अस्पताल में 2 दिन तक अपने पिताजी का खूब अच्छी तरह से ख्याल रखती है। इधर हरीश और रेखा की रातों की नींद गायब है। उनके दिल में ये दर्द बैठ गया है कहीं शिल्पी सच में अपना हिस्सा न मानने लगे। अच्छी तरह से सोच विचारने के बाद हरीश और रेखा शिल्पी के पास अस्पताल में पहुंच जाते हैं। शिल्पी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तुमने मेरी आंखें खोल दी है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा पिताजी के प्रति क्या फर्ज है, मैं उसको पूरा करूंगा। तुम बताओ ऑपरेशन में कितने पैसे खर्च हुए हैं? मैं सारे पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा और पिताजी की देखरेख भी करूंगा और आगे से उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रेखा भी अपने पति की बातों में हाँ में हाँ मिलती है। शिल्पी मन ही मन मुस्कुराती है कि मेरी धमकी काम कर गई है, लेकिन फिर भी वह अपने भाई भाभी की बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती है। कहती है ठीक है भाई, आप पिताजी के लिए अब अच्छा करोगे, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन घर पहुंचकर मुझे आपसे पिताजी को लेकर अपनी बेटी शिल्पी और बेटे के साथ घर आ जाते हैं। आसपास मोहल्ले के लोग भी उनको देखने के लिए आते हैं। शिल्पी अपने आस पड़ोस के 4 समझदार लोगों को बुलाती है और 4 रिश्तेदारों को बुलाती है और एक प्रस्ताव अपने भैया भाभी के सामने रखती है जिससे कि उसके पिताजी का बुढ़ापा सुरक्षित रहे। शिल्पी कहती है भैया, आपको लग रहा होगा कि मैं इस घर में अपना हिस्सा लूंगी, पर मुझे इस घर से कोई हिस्सा नहीं लेना। मुझे ऊपर वाले ने पहले से ही बहुत कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि पिताजी की दुख तकलीफ में आप उनका साथ दें। बुढ़ापे पर कुछ दवाइयाँ की जरूरत होती है, उनमें कमी न होने पाए। उनके हाथ में 4 रुपए रख दें जिससे उन्हें ये लगे कि इस घर में उनका भी कुछ हक है। बहू बेटा उनका ख्याल रखता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर साल जब बटाई के पैसे घर में आते हैं तो उसका 25% आप पिताजी को देंगे और 75% आप रख लेना, जिससे पिताजी अपनी दवा का खर्चा चलाते रहेंगे और अगर जो बच जाएंगे वह बाद में आपको ही देंगे, लेकर के कहाँ जाएंगे। और उनके घर में उन्हें स्वतंत्रता के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि उनका जो भी है बाद में सब आपको ही मिलना है, वह ऊपर लेकर के नहीं जाएंगे। भरे आंगन में हरीश रेखा अपनी बहन शिल्पी की बातों को सुन रहे हैं और अब उनके पास उसकी बातों को मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। वह शिल्पी की सारी बातों को मान लेते हैं। रामदयाल भी अब पूरी तरह से खुश है। एक तो उनकी आंखों का दर्द चला गया है, आंख से ठीक तरह से दिखने लगा है और आज उनकी बेटी ने उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित कर दिया है। घर में आए सभी लोग शिल्पी के निर्णय की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं वह बेटी हो तो ऐसी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।